Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. So today's video is going to be super duper important for your exam point of view, also for your knowledge. So in this video, we will talk about doctrines which are in your syllabus also. So these doctrines are doctrine of ultravirus, doctrine of indoor management, doctrine of constructive notice, alter ego, lifting of corporate veil, very important. And also जो भी मैं इसमें की पॉइंट्स यूज करूंगी, you will write up in your exams also. So this is beneficial, no doubt. So without wasting much time, let's get started our video. तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट डॉक्ट्राइन के साथ, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस. इसमें हमने दो वर्ड्स पढ़े, अल्ट्रा एंड वायरस. अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, मीन्स बियॉन्ड, ओके. एंड वायरस का मतलब होता है पावर, लिमिट या फिर अथॉरिटी. इट मीन्स कोई भी काम करना बियॉन्ड द पावर, लिमिट या अथॉरिटी के जाके. So this doctrine clearly specify that the principle of acting beyond the power, limits, authority. तो कंपनी में आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सुना होगा कि हर कंपनी का एक एमओए होता है. उसमें सारी स्पेसिफाइड लिमिट्स होती हैं कि किस किस लिमिट तक जाकर एक कंपनी काम कर सकती है. अगर कंपनी ने उस लिमिट के बियॉन्ड वो काम कर दिया तो this is called ultra-virus and company cannot perform the ultra-virus contract. अगर वो कंपनी ने परफॉर्म कर दिया beyond the limit, so this is void ab initio. It means this is void from the beginning. Also जो आउटसाइडर है वो कंपनी को sue नहीं कर सकता for the ultra-virus contract. बट यहाँ पे आउटसाइडर कंपनी को क्यों नहीं कर सकता. ऑन द अदर हैंड जो आउटसाइडर है वो डायरेक्टर को पर्सनली लायबल कर सकता है फॉर द अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट. तो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस केस. तो चलिए अब पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन के बारे में, क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हमने अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन करी तो फर्स्ट इज void ab initio. अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट करा तो void होएगा फ्रॉम द बिगिनिंग. तो फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, void ab initio. एंड सेकेंड वन इज इंजंक्शन ऑर्डर. अगर गलती से अल्ट्रा वायरस एक्ट हो गया तो वहां पे आप कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर ले सकते हैं. मीन्स आप स्टे लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पर. ओके, तो फर्स्ट void ab initio, सेकेंड इंजंक्शन. एंड थर्ड वन इज पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर. जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि जो आउटसाइडर है वो कंपनी को स्यू नहीं कर सकता, बट जो आउटसाइडर है वो डायरेक्टर्स को पर्सनली लाइबल कर सकता है. एंड फोर्थ पॉइंट इज अगर अल्ट्रा वायरस बोरोइंग हुई है, मीन्स हमने लोन लिया है, लोन दिया है, मीन्स बोरोइंग हुई है, तो वहां पे अल्ट्रा वायरस हुआ है, मीन्स बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वहां पे ऑल्सो क्रेडिटर और डेटर का रिलेशन नहीं होता. एंड फिफ्थ पॉइंट इज अल्ट्रा वायरस टॉट. मीन्स कंपनी ने अगर अल्ट्रा वायरस करा है, कोई भी टॉट कमिट करा है अल्ट्रा वायरस, तो वो भी कंपनी उसके लिए लायबल नहीं हुए. तो चलिए अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन के बारे में कि ऐसे कौन से एक्सेप्शन हैं अगर वहां पे आपने अल्ट्रा वायरस एक्ट कमिट कर दिया. ओके, तो वहां पे एक्सेप्शन है कि वहां पे अल्ट्रा वायरस नहीं माना जाएगा. यस, इसका भी पॉइंट होता है कि वहां पे आपने अगर अल्ट्रा वायरस कर दिया तो वहां पे आपकी एक्सेप्शन कुछ होती हैं. तो आइए उनको पढ़ते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज एक्ट परफॉर्म इरेगुलरली. अगर कोई भी एक्ट है वो इरेगुलरली परफॉर्म होता है और वो अल्ट्रा वायरस हो गया तो कोई बात नहीं, वो एक्सेप्शन में कवर हो जाता है. एंड सेकेंड पॉइंट इज एक्ट विद इन द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी. मीन्स अगर हमने एक्ट कमिट करा है अल्ट्रा वायरस बट वो विद इन द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी है तो वो भी एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा. इवन आपके मेमोरेंडम में वो मेंशन नहीं है तब भी वो अल्ट्रा वायरस नहीं माना जाएगा. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अगर आपने कोई भी एक्ट करा है दैट इज कॉन्सिक्वेंशियल या फिर इंसिडेंटल, वो भी आपका इनवैलिड नहीं माना जाएगा अनलेस वो कंपनीज एक्ट में प्रोहिबिट है. ओके, अगर कंपनीज एक्ट में आपका प्रोहिबिट स्पेशली है तो वो अल्ट्रा माइनस माना जाएगा, बाकी नहीं माना जाएगा.
एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अगर कोई भी एक्ट हुआ है आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर बट वो इंट्रा वायरस है कंपनी के एंड तो ये भी अल्ट्रा वायरस नहीं माना जाएगा, इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उसको रेटिफाई कर लेंगे। So these are the four exceptions you will write up in your exam. First, act performed irregularly. Second, act within the authority of the company. Third, consequential and incidental act या फिर कोई भी act outside the authority of the director. So these are the four exceptions. तो इस डॉक्ट्राइन में एक फेमस केस लो है दैट इज एशबरी कैरेज रेलवे एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीच and this is the famous case law of this doctrine, so you will put up in your आंसर ऑल्सो। बेसिकली इसके एमओए में बताया गया है कि जो इसके जो मैन्युफैक्चरर का काम करेगा, रेलवे का काम करेगा एंड हायर का काम करेगा, एंसिलरी का काम करेगा एंड मेनी मोर। तो इसमें रीच के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ दैट इज फाइनेंस का। तो दिस इज द बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ये जो इसने फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट करा है कंपनी के साथ, एशबरी रेलवे कैरेज वाली कंपनी के साथ रीच ने, दिस इज बियॉन्ड दी लिमिट दैट इज अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो दिस इज इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें कोर्ट की जजमेंट 3 पॉइंट्स में आई दैट इज जो एमओए होता है कंपनी का वो पॉजिटिवली एंड एफर्मेटिवली ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है कंपनी के एंड जो कॉर्पोरेट लाइफ है वो यूटिलाइज नहीं कर सकती ट्रांजेक्शन को अदर देन स्टेटेड इन दी एमओए। एंड लास्ट पॉइंट बोला गया कि वंस आपने अल्ट्रा वायरस कंडक्ट करा तो वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, बाद में शेयर होल्डर्स को रेटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो कंक्लूजन में ये आया कि जो रीच पास्ड दी सीट। So next doctrine is doctrine of constructive notice. So doctrine का मतलब होता है प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है deemed as, नोटिस का मतलब होता है नोटिशिया, मीन्स टू ब्रिंग समथिंग इनटू नॉलेज। तो ये डॉक्ट्राइन बोलता है कि जब हम अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारे कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट चार्टर्स होते हैं लाइक एमओए, एओए, ठीक है। एंड ये जो सारे एमओए, एओए इंपॉर्टेंट चार्टर्स होते हैं इसको हम आरओसी को फाइल करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम अपनी कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। एंड इनकॉर्पोरेट होने के बाद, अपलोड होने के बाद दीज आर ऑन पब्लिक डोमेन एंड उसको पब्लिक कभी भी किसी भी टाइम इंस्पेक्ट कर सकती है, देख सकती है, पढ़ सकती है। सो इन केस एनी आउटसाइडर इज कॉन्ट्रैक्टिंग विद द कंपनी तो उसको पहले वो पब्लिक डोमेन पे जो डॉक्यूमेंट अपलोडेड हैं उसको रेफर करना पड़ेगा, मीन्स उसको वो एमओए, एओए सब कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले पढ़ के आने होंगे क्योंकि वो ऑब्वियसली आर ऑन द पब्लिक डोमेन एंड वहाँ पे आउटसाइडर की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको पढ़ कर आए। सो फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं, इफ एनी एक्ट इज डन इरेगुलरली मीन्स वो एमओए या फिर एओए के कंप्लायंस में नहीं हुआ है वो एक्ट, तो कंपनी वहाँ पे लायबल नहीं मानी जाएगी। ऑल टुगेदर जो अदर पार्टी है वो लायबल मानी जाएगी क्योंकि उसकी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वो उसको पढ़ कर आए। एंड रेज ऑब्जेक्शन इफ एनीथिंग इनकंसिस्टेंट हैज हैपेंड। तो या as if this एक important case so है, you will write up in your answer also. So that is कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस चिंता रामा मूर्ति। तो इसमें कंपनी है साउथ इंडिया एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल इम्प्रूवमेंट कंपनी लिमिटेड। उसने कॉन्ट्रैक्ट करा एक वर्किंग डायरेक्टर के साथ, वो था हमारा कोटला वेंकट स्वामी। एंड कोटला वेंकट स्वामी ने उस कंपनी को लोन दिया एंड उस लोन को देने से पहले उसने एमओए को रेफर नहीं करा एंड जो कंपनी है उसने अपने अकॉर्डिंग साइन वगैरह करवाए, उसमें कंपनी की सील लगवाई, पीएस का सिग्नेचर हुआ एंड उसमें वहाँ पे वर्किंग डायरेक्टर का सिग्नेचर हुआ। बट बाद रीपे करने की बारी आई 2 इयर्स के बाद तो उस कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया टू रीपे। अब ये कोर्ट में गया केस, तो कोर्ट में देखा कि उस कंपनी ने क्या जजमेंट दी कि इसने
कॉमन सील पे तो साइन इसकी कॉमन सील है, इस पे सीएस का सिग्नेचर है एंड इसमें वर्किंग डायरेक्टर का भी सिग्नेचर है, बट इसमें एमडी का सिग्नेचर नहीं है। तो वहां पे एमडी का सिग्नेचर, वहां पे किसकी नेग्लिजेंस थी? वर्किंग डायरेक्टर की। उसने रेफर नहीं करा है, उसने एमओए रेफर नहीं करा है कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले। कोर्ट ने जजमेंट दी, यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अप्लाई हो जाएगा कि यहाँ पे जो वेंकट स्वामी है, कोटला वेंकट स्वामी है, उसको पहले से ही एमओए को रेफर करना चाहिए था कि वहां पे क्या क्या इसके बारे में प्रोविजन गिवन है। तो वहां पे उसने रेफर नहीं करा था, तो वहां पे कोटला वेंकट स्वामी केस हार गया एंड कोटला वेंकट स्वामी लॉस्ट द सूट। So this is whole the material बोल सकते हैं you will write up in your exam in the doctrine of constructive notice. तो start करते हैं next doctrine, that is doctrine of indoor management. So this doctrine is a state about the right presumption available to an outsider dealing with the company. So an outsider has referred the MOA, AOA before कॉन्ट्रैक्टिंग विद द कंपनी। तो ये आ गया हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर। तो वहां पे कुछ भी उसमें आपके इंपॉर्टेंट चार्टर्स जो होते हैं उसमें कुछ भी लिखा हो, वहां पे आउटसाइडर का काम क्या है कि उसको परफॉर्म करना, ठीक है, वो उसको प्रॉपरली परफॉर्म करे, फॉलो करे, वट एवर। ओके, तो वहां पे आउटसाइडर का काम खत्म हो जाता है, उसके बाद कंपनी अपना परफॉर्म करती है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आउटसाइडर ने प्रॉपरली फॉलो करा है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को, देन बाद में उसने कोई भी लॉस बियर करा फॉर नॉन कंप्लायंस या वट एवर एनी रीजन, तो वहां पे वो आउटसाइडर लायबल नहीं होएगा। मीन्स कोई भी इंटरनल एक्ट में कोई भी लॉस होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है आउटसाइडर को, तो वहां पे वो आउटसाइडर लायबल नहीं होएगा, वहां पे कंपनी ही लायबल होएगी। तो ऑल टुगेदर इस डॉक्ट्राइन में यही बोला गया है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को साथ में पढ़ा जाता है कि जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है वहां पे आउटसाइडर खुद लायबल होता है अगर उसने रेफर नहीं करा इंपॉर्टेंट चार्टर्स को। बट इंडोर मैनेजमेंट में क्या है कि उसने इंपॉर्टेंट चार्टर्स को रेफर कर लिया आउटसाइडर ने, बट फिर भी उसको लॉस हुआ है, तो वहां पे उसकी कोई गलती नहीं है, वहां पे कंपनी लायबल होगी एंड उनके जो भी इंटरनल मैनेजमेंट है उसमें कोई भी फॉल्ट हुआ है, तो वहां पे आउटसाइडर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड इस केस में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई हो जाता है। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन की बात करी गई है। तो फर्स्ट एक्सेप्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट एक्सेप्शन है इरेगुलरिटी, मीन्स जो आउटसाइडर था वहां पे उसको नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी थी। सेकेंड, यहाँ पे एमओए एओए को कंसल्ट नहीं करा गया है। एंड थर्ड वन इज यहाँ पे सस्पिशियस है, मीन्स कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई है। एंड फोर्थ वन की यहाँ पे इलीगल है या फिर कोई भी वर्ड एक्ट करा गया। एंड फिफ्थ पॉइंट इज कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की नहीं गई आउटसाइडर को। तो दीज 5 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्सेप्शन। तो बाकी डॉक्ट्राइन्स की तरह इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट केस जो है दैट इज रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवान। टर्कवान यहाँ पे बेसिकली एक ऑफिशियल लिक्विडेटर बोला गया है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डॉक्ट्राइन पे, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल्टर ईगो। तो डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल्टर ईगो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अदर आई, ठीक है, जिसका मतलब होता है अदर आई। तो जो कंपनी होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपने शेयर होल्डर से एंड डायरेक्टर से, ताकि कोई भी क्रिमिनल एक्ट हो या फिर कोई भी डेट्स हो तो उनको पर्सनली लायबल करा जा सके डायरेक्टर को या फिर शेयर होल्डर को, एंड इट प्रिवेंट्स शेयर होल्डर ऑफ द कॉर्पोरेशन। So this doctrine is based on the assumption that is company as well as directors and shareholders are the alter egos of the each other, and one is the shadow and reflection of other, means एक क्या है, shadow है और reflection है other पर, ठीक है। तो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। These can be understood as the two sides of the same coin. There will be a very thin line of distinction between shareholders, directors and corporation. एक very thin line है। तो इस डॉक्ट्राइन में एक वेरी इंपॉर्टेंट केस है दैट इज सुनील भारती का केस, सुनील भारती मित्तल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन,
तो इस केस में आपको 3 की पॉइंट्स याद रखने हैं, मीन्स 3 पॉइंट्स यू विल राइट अप इन योर एग्जाम। फर्स्ट, ये जो डायरेक्टर है एंड दीज पर्सन्स आर हेल्ड लायबल बाय, फर्स्ट पॉइंट दैट इज ये इसलिए लायबल होते हैं क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं अफेयर्स ऑफ द कंपनी को। एंड सेकंड पॉइंट, ये कंट्रोलिंग पोजीशन पर होते हैं, तो ये क्या होते हैं, डायरेक्टिंग माइंड होते हैं एंड विल होते हैं कंपनी के। एंड थर्ड पॉइंट इज जो इनका स्टेट ऑफ माइंड होता है वही स्टेट ऑफ कंपनी माना जाएगा। मीन्स इनका स्टेट ऑफ माइंड इज सेम एज स्टेट ऑफ mind of company. So this is called alter ego. Okay, now move on towards doctrine of lifting of corporate veil is very important for your exam point of view. So before we starting this doctrine, हमें उससे पहले separate legal entity का मतलब पढ़ना पड़ेगा कि separate legal entity basically होता क्या है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी बेसिकली होता क्या है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसमें जो कंपनी होते हैं एंड उसके जो डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं फ्रॉम देयर कंपनी। तो इसका मतलब ये है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो जो हमारे कंपनी में जो भी मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम इट कंपनी, मीन्स उनकी क्या हो जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। तो इसमें एक फेमस केस लो है दैट इज सैलमन वर्सेस सैलमन। तो इस केस में बोला गया था कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसके बाद वो सेपरेट हो जाती है, जो उसको ओन कर रहे हैं उस कंपनी को वो उन पर्सन से सेपरेट हो जाती है कंपनी। तो इसमें जो भी हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो जनरली लायबल नहीं होते हैं जो भी हमारे कंपनी के डेट्स होते हैं। So this is called separate legal entity. However, sometimes people misuses the separate legal entity to avoid legal obligation and to commit fraud. तो इस केस में कोर्ट जो है सेपरेट लीगल एंटिटी को देखता नहीं है एंड वहाँ पे जो भी रियल पर्सन है बिहाइंड द कंपनी वहाँ पे उसको पर्सनली लायबल ठहरा देता है। तो इसी पूरे केस को क्या बोला गया है, डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। बेसिकली एक यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल होती है एंड यहाँ पे कंपनी मान लो, यहाँ पे डायरेक्टर्स मेंबर्स शेयर होल्डर्स मान लो, उसको लिफ्ट करा जाता है। तो वहाँ पे जो कंपनी की जो भी चीजें हैं, कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन है उस वहाँ पे कोई भी इन लोगों ने कमिट करा है तो वो पर्सनली लायबल ठहराए जाएंगे। तो यहाँ पे इसको क्या बोला गया है, कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। नाउ लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट केसेस व्हिच आर अंडर द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल डॉक्ट्राइन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस के साथ, सर दिनशो मानिक जी पटेल। तो इसका बेसिकली क्या हुआ था, टैक्स इवेट कर दिया था। मीन्स इसमें बहुत सारी कंपनीज को फॉर्म कर लिया गया था एंड उस कंपनीज को फॉर्म करने के बाद टैक्स इवेजन हो गया था। तो यहाँ पे कोर्ट में क्या बोला गया कि इस पूरे केस में क्या हुआ है, जो कंपनी फॉर्म करी गई है एक ही पर्सन ने, टैक्स को इवेट करने के लिए करा गया है, तो इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाएगी एंड यहाँ पे वो लायबल होएगा टैक्स के लिए। एंड नेक्स्ट केस इज जॉन वर्सेस लिप में क्या हुआ था कि कंपनी एक्ट कर रही है एज अ एजेंट। तो इस केस में इसमें मिस्टर लिपमैन ने एग्रीड टू सेल देयर प्रॉपर्टी बट लेटर ऑन उसने क्या करा गया, अवॉइड कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय ट्रांसफरिंग देयर प्रॉपर्टी टू द कंपनी जो उसने क्रिएट करी गई। कोर्ट ने क्या बोला कि कंपनी ने ओनली फेसेट क्रिएट करा गया है टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी अप्लाई हो जाएगी एंड यहाँ पे लिफ्ट हो जाएगी आपकी कॉर्पोरेट वेल। तो नेक्स्ट केस इज डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या बोला गया था कि इसमें कंपनी को प्रोटेक्ट करा जाता है बाय एनी करेक्टर ऑफ द कंपनी। कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करा जाता है टू नो अबाउट द रियल कंट्रोलर ऑफ द कंपनी। द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इज गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस होन। इसमें टू प्रिवेंट फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, कोर्ट की जजमेंट आई थी कि कंपनी एक डिवाइस होता है टू इवेट द कॉन्ट्रैक्ट, so therefore corporate veil was lifted. So yeah guys, these cases are very important for exam and recent attempt में आया था ये क्वेश्चन जिसमें हमें पूरा corporate
वेल वाला आंसर लिखना था एंड सारे केसेस को बताना था। स्पेशली वहाँ पे मेंशन था कि वहाँ पे आपने सारे केसेस को लिखना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन, होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एंड एक बार इसको वाइंड अप करते हैं केस लॉ को। ठीक है, तो पहले में हमने टैक्स इवेजन वाला पढ़ा, दैट इज सर दिनस्टो मैनेकजी पटेट वाला केस। ठीक है, एंड सेकेंड हमने पढ़ा कौन सा, जॉन वर्सेस लिपमैन वाला, जिसमें वो कंपनी एक्ट एज अ एजेंट। एंड नेक्स्ट हमने डैमलर वाला केस पढ़ा, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड, जिसमें हम डिटरमाइन कर रहे थे एनिमी करेक्टर ऑफ द कंपनी का। एंड नेक्स्ट हमने डिल्फर्ड मोटर वाला केस पढ़ा, जिसमें हम प्रिवेंट कर रहे थे फ्रॉड से और इम्प्रॉपर कंडक्ट से। So yeah guys, this is the whole doctrine we have studied very easy way and student friendly way. Hope you understand very well. And ये वाले key points जो मैंने use करे हैं, you will write up in your exams very easily and you will get the full marks. So guys, if you found this video helpful, like this video and share with your friends, and don't forget to subscribe my channel. And if you have any doubts, comment down below and I will reply to you guys. And thanks for watching. See you in next video. Bye.